अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 13 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की टॉपिक का जो टाइटल है वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो कि रजिस्टर और थर्म यानी कि हरारत, इन दो अल्फाज से मिलकर बना है, थर्म एंड रजिस्टर। तो उसका जो समअप बनेगा वो बनेगा थर्मिस्टर। और थर्मिस्टर का मतलब क्या है? एक ऐसा रजिस्टर जो कि हीट सेंसिटिव है, यानी कि जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हीट की वजह से चेंज हो सकती है। आ हीट सेंसिटिव रजिस्टर, यानी कि हीट के बढ़ने या कम होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा या कम हो सकती है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम देख लेते हैं। ये आपके पास हाई प्रेशर पर मौजूद सिरेमिक मटेरियल से मिलकर बनता है, जो कि मेटालिक ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर और आयरन के मिक्सचर से बनता है। ठीक है। और फिर इसको अपनी डिज़ाइन शेप्स के अंदर क्या कर लिया जाता है? प्रेस कर लिया जाता है। और उसकी डिफरेंट शेप्स है, जो ज़्यादा फेमस इसकी शेप्स हैं वो आपके पास बीड्स की शक्ल की है, रॉड्स हैं, या वॉशर्स की शक्ल के होते हैं, जो आपके पास बुक में डायग्राम में बनी हुई आपको नज़र आएंगी। ठीक है। अब आपके पास ये जो है, इसको हाई टेम्परेचर पर बेक किया जाता है, यानी कि इसको बनाने के बाद इसको ओवन में रखकर इसको बेक किया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, और जिसके बाद ये बनते हैं। ठीक है। तो इनका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो मोस्टली थर्मिस्टर जो है उनका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है। मैं आपको लास्ट टॉपिक में बता चुका हूँ, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस में कमी होना शुरू हो जाए या रेजिस्टिविटी में कमी होना शुरू हो जाए टेम्परेचर के बढ़ने से, तो इस तरह के मटेरियल की जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू वो नेगेटिव होती है। तो यही बात यहाँ लिखी गई है कि इनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है वो मोस्टली क्या होता है? नेगेटिव होता है। इनकी जो एप्लीकेशन है, इसको एज टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इनको डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। जहाँ हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है। यानी कि टेम्परेचर की एक लिमिट को डिटेक्ट करने के लिए कि टेम्परेचर जैसे ही इस लिमिट से अबव जाए तो आपके पास ये सेंसर अगर लगा होगा तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह की डिवाइसेस के अंदर भी इस किस्म के थर्मिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हीट की बुनियाद पर अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करते हैं? चेंज करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट, और डिवाइस को फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जी, नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है, इट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउ पावर इज डिसिपेटेड इन रेजिस्टर। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। ठीक है। तो ये वो एनर्जी है जो कि बैटरी यूनिट टाइम के लिहाज से या टाइम के लिहाज से किसी सर्किट को प्रोवाइड करेगी। द रेट एट विच द बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि एनर्जी क्या होती है? वर्क डन। आपने पढ़ा हुआ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। तो यहाँ वर्क डन की बजाय मैं एनर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट टाइम के लिहाज से जो दी जाएगी उसको इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं। लेट हमारे पास एक बैटरी जिसका EMF E है और उसको एक रेजिस्टर R के क्रॉस क्या किया गया? कनेक्ट किया गया है। उसमें से एक स्टेडी करंट I फ्लो कर रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, राइट। और उसका टर्मिनल A और B है जिसके दरमियान ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। ठीक है। अब हम वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन की अगर बात करें तो आपको पता है चैप्टर नंबर 12 में आपने पढ़ा कि वोल्टेज बराबर किसके होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकालें तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू Q इंटू V यानी कि डेल्टा Q इंटू V आ जाएगी, क्योंकि आपने चार्ज को डेल्टा Q सपोज किया हुआ है, राइट। अब थोड़ी सी तवज्जो यहाँ दीजिएगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर उसकी डेफिनेशन के मुताबिक एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम होती है। अब चूंकि वर्क डन एनर्जी सप्लाइड के बराबर है तो V इंटू डेल्टा Q मैंने यहाँ लिखा और टाइम टेकन मैंने यहाँ नीचे लिख लिया। तो आपको पता है डेल्टा Q ओवर डेल्टा T आपको क्या देगा? करंट। ये आप करंट की डेफिनेशन इस चैप्टर के स्टार्ट में देख चुके हैं। तो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जो कि करंट के बराबर। यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी, जो कि एक सर्किट प्रोवाइड कर सकता है किसी भी डिवाइस को। तो अब आपके पास V इंटू आई, V वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो आपके पास ये इलेक्ट्रिकल पावर है। तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक देखें तो जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो पावर डिसिपेशन के बराबर होती है। तो पावर डिसिपेशन और इलेक्ट्रिकल पावर आपस में बराबर है, तो पावर डिसिपेशन VI के बराबर होगी। अब पावर डिसिपेशन को डिफरेंट रेफरेंसेस से लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ ओम्स लॉ का इस्तेमाल करूँ, V की जगह में IR पुट कर दूँ तो मेरे पास जो रिलेशन डेवलप हो जाएगा इट विल बी I स्क्वायर R। और अगर मैं यहाँ I की वैल्यू V ओवर R पुट कर दूँ तो मेरे पास रिलेशन डेवलप हो जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R।
इलेक्ट्रिकल पावर के जो अल्टरनेट रिलेशन है वो आपके पास क्या है, पावर डिलीवर्ड क्या है V इंटू आई, और यहीं से आपने पावर डिसिपेशन के दो डिफरेंट फॉर्मुलाज निकाल लिए। एक आपने निकाला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और एक आपने निकाला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आवर आर। तो अगर आप V की वैल्यू आई आर पुट करेंगे तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा आई स्क्वायर आर, अगर आप I की वैल्यू V ओवर आर पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। आप ये दोनों वैल्यूज इंडिविजुअली पुट करके देख लीजिएगा। इसका जो यूनिट होता है वो वॉट होता है, ठीक है। वॉट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का भी यही होता है, और आपके पास दूसरी फिजिकल पावर जो आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी उसके अंदर भी इसका यूनिट वॉट ही होता है जी। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका जिक्र आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है इसको हम देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। अगर एक्सटर्नल सर्किट में यानी कि ये बाहर वाला अगर सर्किट है इसमें कोई करंट नहीं जा रहा तो आपके पास उस वक्त बैटरी के टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन अगर करंट बाहर जा रहा होगा तो वो ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, हमेशा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है। अगर आप ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल सर्किट को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट करके तब आप वोल्टमीटर लगाएंगे तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल पे आ रहा होगा वो एक्चुअली बैटरी की ईएमएफ होगा। और अगर हम एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करेंगे उस वक्त अगर बैटरी के टर्मिनल पे आप वोल्टमीटर लगाएंगे वो ईएमएफ के इक्वल नहीं होगा। एट दैट टाइम दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। जब सर्किट में कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो एट दैट टाइम आपको टर्मिनल ऑफ बैटरी क्या देंगे, ईएमएफ की वैल्यू देंगे। लेकिन अगर करंट फ्लो कर रहा है एट दैट टाइम आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ एग्जांपल के तौर पर वही इस डायग्राम को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेट आपके पास एक बैटरी ई है जिसका ईएमएफ ई है, उसको एक रेजिस्टेंस आर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। उसको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, उसमें से चार्ज मूव कर रहा है वो डेल्टा क्यू है, ठीक है। और जो जब सेल के अंदर एंटर होता है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव आता है, लेकिन जब अंदर जाता है बैटरी के अंदर वापस तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो अब चूंकि चार्ज अगर पॉजिटिव कंसीडर किया जा रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन देता है, बैटरी के अंदर पाया जाने वाला केमिकल। वो केमिकल एनर्जी देता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है जी बेटा। अब जो सोर्स है उसका जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो डेल्टा डब्ल्यू है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। जो सप्लाई कर रही है वो एनर्जी सोर्स, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज डेल्टा क्यू पे लग रही है, उस पर फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आ रही है, ठीक है। तो जो आपके पास सोर्स की ईएमएफ है इसको डिफाइन किया जा सकता है द एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल इज नोन एज ईएमएफ। यानी कि जो यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज तो खैर नहीं, मतलब जो टोटल चार्ज है इस सर्किट के अंदर जो फ्लो कर रहा है जिसको डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको जितनी एनर्जी सप्लाई करेगी बैटरी उसको उस बैटरी का ईएमएफ कहा जाएगा। तो ये आपके पास ईएमएफ की डेफिनेशन है जी। उस डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ मैंने एक मैथमेटिकल रिलेशन लिखा हुआ है W ओवर डेल्टा क्यू, और जो इसका यूनिट होगा वो वोल्ट होगा, और वोल्ट को हम इस फॉर्मूले के मुताबिक जाउल पर कूलम भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, दिस एनर्जी सप्लाइड बाय द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता है बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी आपके पास वहाँ मौजूद होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। यही बात यहाँ उसने एंड में लिखी हुई है जी बेटा। अब हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने अभी आपको बताया अगर एक्सटर्नल सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा, अगर एक्सटर्नल सर्किट में करंट नहीं है उस वक्त बैटरी के टर्मिनल्स पे क्या होगा, ईएमएफ अपीयर होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, इन दैट केस वो बैटरी के टर्मिनल पे जो आपको मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो ईएमएफ नहीं होगा। अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट में एट दैट टाइम उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे, राइट। तो इसका जो यूनिट है वो वोल्ट है। क्लियर, ईएमएफ का और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट ही है क्योंकि दोनों के फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सेम ही है, W ओवर क्यू नॉट। अब ये जो आपके पास W ओवर क्यू नॉट है ये वो वाला चार्ज है जो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ईएमएफ जो बैटरी के अंदर चार्ज था, जो बैटरी के अंदर वाले चार्ज को जो एनर्जी दी जा रही है वो ईएमएफ है, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल सर्किट में भी आपको नजर आएगी जी। डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उस इलेक्ट्रोलाइट की भी करंट के रास्ते में कुछ ना कुछ ऑपोजिशन होती है, उस ऑपोजिशन को हम बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके पास टर्मिनल्स हैं जिनको कैथोड और एनोड कहा जाता है। इन दोनों के दरमियान अगर केमिकल एग्जिस्ट कर रहा है और उस केमिकल की वजह से एनोड और कैथोड के दरमियान चार्ज के मूव करने में कोई ऑपोजिशन आ रही है
एनोड और कैथोड के दरमियान आने वाली ऑपोजिशन को हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का। अब आपके पास ये एक डायग्राम है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी के अंदर ये छोटी सी जो रेजिस्टेंस आपके सामने शो की गई है, ये वो ऑपोजिशन है जो कि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से करंट को बैटरी के अंदर ट्रैवर्स करते हुए उसका सामना करना पड़ता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है जी बेटा। अब लिखा हुआ है व्हाई डज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। वो पूछ रहा है कि बैटरी की ईएमएफ जो है वो हमेशा ज़्यादा की होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। तो यहाँ उसका आंसर है आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर। कैसे आ रहा है, ये आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर ये बैटरी लगी हुई है, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये एक सोर्स, ये आपके पास एक स्विच लगा हुआ है, और ये आपके पास एक वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए लगाया गया है। जैसे बैटरी को ऑन किया जाएगा, बैटरी में से करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो करंट के रास्ते में देखें ये वेरिएबल रेजिस्टर है, उसके साथ साथ ये आर स्मॉल रेजिस्टेंस किसका है, ये बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस है। ये दोनों सीरीज में करंट के रास्ते में आ रही होंगी। जब ये दोनों सीरीज में करंट के रास्ते में आएंगी तो इसका करंट क्या होगा, वी ओवर आर। अब वी किसके बराबर होगा, बैटरी की टोटल ईएमएफ के, और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो कि इस स्मॉल आर और इस कैपिटल आर के समेशन के बराबर होगी, आर प्लस आर। आर इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी, तो ई इज द ईएमएफ। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक ई ओवर आर प्लस आर आपके पास करंट आ जाएगा जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपके पास ई एम एफ बराबर आ जाएगी आई आर इंटू आई आर। ये इधर जाके मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये रिलेशनशिप बन जाएगा। अब ये जो आई इंटू कैपिटल आर है, ये वो पोटेंशियल है जो कि इस बड़ी रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस क्या होगा, अपीयर होगा। तो ये आई आर अगर मैं इधर ले आऊँ तो ई जो है उसमें से ये आई इंटू स्मॉल आर जाके माइनस हो जाएगा। तो ईएमएफ में से जब मैं आई आर माइनस करूंगा तो आपके पास आई आर आएगा। अब आई आर क्या है, आई इंटू कैपिटल आर आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो ईएमएफ में से आई इंटू स्मॉल आर माइनस करने से आ रहा है। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या होगा, कम होगा। तो यही वो वजह है वी टी इज लेस देन द ई एम एफ ई बाय एन अमाउंट आई आर। ये वजह उसकी मैंने यहाँ लिखी हुई है जी बेटा। नेक्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन है मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए। आपको किसी भी सर्किट में से मैक्सिमम पावर कब रिसीव हो सकती है या अचीव हो सकती है, उसके लिए हम यहाँ एक रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं। तो हमने लेट किया कि एक करंट आई है जो कि एक रेजिस्टर आर में से गुजर रहा है, ठीक है, और वो हायर से लोअर पोटेंशियल आ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी अपनी लूज कर रहा होगा। तो द लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकंड इज नोन एज पावर डिलीवर्ड टू The loss of energy per second is known as the power delivered to R by current I। ठीक है, अब पावर डिलीवर टू R हम देख लेते हैं। पावर आउटपुट आपके पास V I आएगी, V इज इक्वल टू आई होता है, तो वहाँ मैंने V की वैल्यू आई आर पुट की तो आई स्क्वायर आर आ गई। अब आई स्क्वायर आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट पावर, जो पावर आउटपुट में आपको मिल रही है जो कि जाके डिसिपेट होगी। तो यहाँ आई की वैल्यू जो आपने ऊपर रिलेशन में निकाली थी, अगर आपको याद हो, अगर मैं इसी सर्किट की बात करूँ, हम इसी सर्किट की मैक्सिमम पावर निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने आई की वैल्यू ई ओवर आर प्लस आर यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट की हुई। यही वैल्यू अगर मैं इस रिलेशन में पुट करूँ तो मेरे पास जो रिलेशन डेवलप होने के बाद बन जाएगा ई ओवर आर प्लस आर का होल स्क्वायर और ये इंटू कैपिटल आर। अब मैं इनको अगर स्क्वायर को दोनों तरफ दे दूं तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर आर प्लस आर का होल स्क्वायर को ओपन करें, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर, और ये कैपिटल आर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब चूंकि मुझे मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए कोई ना कोई कंडीशन चाहिए, मैं उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए मैं नीचे वाले रिलेशन को r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से माइनस 2r और अपनी तरफ से प्लस 2r लगाऊंगा ताकि दोनों कट कर वैल्यू में कोई फर्क ना आए। तो लेकिन इससे एक चीज का फायदा हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r मिलकर r माइनस r का होल स्क्वायर बन गया, और ये प्लस 2r जो आपने खुद से ऐड किया था और ये ऑलरेडी मौजूद 2r है, ये दोनों मिलकर ऐड होके 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल r हो जाएंगे। और आप यहाँ से कंडीशन अचीव कर सकते हैं, आउटपुट जो पावर है वो मैक्सिमम कब मिलेगी, जब डिनोमिनेटर कम से कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर छोटे से छोटा कब हो जाएगा, जब नीचे वाली वैल्यू जो डिक्रीज करती चली जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी। अब आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू कम कैसे हो सकती है, अगर मैं इस कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर लिख दूं तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। अगर ये टर्म जीरो हो जाएगी तो इस वैल्यू में ऐड होने वाली एक टर्म गायब हो जाएगी, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी मैक्सिमम, जिसकी वजह से आपको आउटपुट पावर जो है मैक्सिमम मिलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ व्हेन कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, इसका मतलब क्या है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, इन दैट केस आपके पास क्या होगा, आपके पास आउटपुट पावर मैक्सिमम आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ किया कि मैंने स्मॉल r की बजाय कैपिटल R लिखा, तो r माइनस r क्या हो गया, जीरो। तो नीचे टर्म के बजाय ई स्क्वायर r इंटू 4 इंटू r इंटू r विल गिव यू 4r स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखने वाली, इसमें छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ आप स्मॉल r यूज़ करेंगे। अब इसमें स्मॉल r क्यों यूज़ करेंगे, मैक्सिमम
जबकि स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में इक्वल है, लेकिन फिर भी आप यहाँ स्मॉल आर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर बना रहे हैं, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं और उसको चेंज करते हुए बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर लेके आ रहे हैं। तो आप फिर कैपिटल आर को रिप्लेस करेंगे स्मॉल आर से। यहाँ गलती से कैपिटल आर लिखा हुआ है, उसको स्मॉल आर लिख लीजिएगा। तो ई स्क्वेयर इंटू स्मॉल आर अगर यहाँ लिख लें तो स्मॉल आर आ जाएगा 4 इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ई स्क्वेयर ओवर 4r। इस आर को आपने स्मॉल लिखना है, ये बात याद रखिएगा, ये गलती से कैपिटल आर लिखा गया है, आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपने यहाँ वो वाली रेजिस्टेंस लगानी है जिसको आप वेरी नहीं कर रहे, यानी कि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल के बराबर बना रहे हैं, आप इंटरनल को एक्सटर्नल के बराबर नहीं बना रहे, यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल पे डिपेंड कर रही है, इंटरनल एक्सटर्नल पे डिपेंड नहीं कर रही। किसके लिए? मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए। मैक्सिमम पावर आउटपुट कैसे पता चल रही है कि मैक्सिमम हो रही है? इस डिनोमिनेटर के रिड्यूस कर जाने की वजह से पता चल रही है, ठीक है। तो यहाँ आप स्मॉल आर लिखिएगा, ई स्क्वायर ओवर 4r विल गिव यू व्हाट? मैक्सिमम पावर आउटपुट। जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।